हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। देखो ये पूरा जो वीक रहने वाला है ना, ये द हिंदू उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, बजट के ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आएंगे और एडिटोरियल्स में इनका क्रिटिसिज्म या क्या पॉजिटिव्स हैं वो आएंगे। ठीक है, आपको जैसे कि पता है हमने लास्ट सेशन में बजट पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसका स्टैटिक पार्ट रह गया था और इकोनॉमिक सर्वे हमारा रह गया है। तो आज के सेशन के अंदर हम बजट करेंगे, उसका स्टैटिक पार्ट जो करंट का था वो हमने कर लिया है। स्टैटिक पार्ट का मतलब बजट का हिस्ट्री एंड इस पे अगर क्वेश्चन आए तो। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, पहले इकोनॉमिक सर्वे का स्टैटिक दिखेंगे, इतिहास एंड एवरीथिंग, देन इकोनॉमिक सर्वे अभी क्या हो रहा है उस पर हम कहानी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग क्लैट, एनएलसेट और इनका 2024 या 25 का बैच देख रहे हैं, 2023 का बैच देख रहे हैं एनएलसेट वाले, तो आप लोग जो है क्लैट पॉइंट की ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए इकोनॉमिक सर्वे से पहले ना मैं बजट की हिस्ट्री आपको बताता हूं। ये हमारे ही सेशन का है तो मैंने उसी की स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दी है। वर्ल्ड बजट जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कहां आप जो है इसके बारे में देख सकते हो, पार्ट 5 Chapter 2, Article 112 says that every year the President of India shall cause to be laid in Parliament an annual financial statement, commonly called budget। हम इसको commonly budget बोलते हैं, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म देखने को मिलेगी, ना कि बजट। ठीक है, तो बजट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। बजट जो है वो बहुत सीक्रेसी से नॉर्थ ब्लॉक हाउस फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्रिएट किया जाता है। 2016 तक, ये ईयर ध्यान रखना, 2016 तक जो बजट है ना आपका गाइस, 2016 तक बजट आपका फेब के लास्ट डे में लाया जाता था। लेकिन आफ्टर 2016 ये डिसाइड हुआ कि बजट को जो है ना वो फर्स्ट स्टार्टिंग डे ऑफ फेब में लेके आया जाए। इसके पीछे रीजन क्या था? देखो आपको पता है हम लोग यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से शुरू होता है, तो उस समय ये हुआ कि भाई जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो पता रहे, पहले से ही प्रिपेयर्ड जल्दी हो, ज्यादा टाइम मिले उसके लिए चलने के लिए। अब देखो जब फेब लास्ट में ही बजट आता होगा तो मार्च का टाइम बच रहा है, फिर अप्रैल में शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, पूरा फेब बच रहा है और मार्च बच रहा है। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ये बजट का स्टैटिक पार्ट था। अब इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं और फिर इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। एक दिन पहले लाया जाता है, बजट 1 फेब को है तो 31 जैन को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आया है। जो पहला ड्राफ्ट होता है इसका प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपको याद होगा कल मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे विंग्स हैं, उसमें से कौन सा वाला रिस्पॉन्सिबल है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट जो है ये क्लियर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का द्वारा। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ हु इज इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। द फाइनल वर्जन इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और फिर जो है जो मोस्ट ऑफ द डेटा जो है जो कि बजट में यूज होता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है फिर इसको पार्लियामेंट में टेबल करती हैं। ये इतनी बेसिक सी बात है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा और जान लो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है ना ये लाया गया था फाइनेंशियल ईयर 1950 से 51। बिफोर 1964 इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सर्कुलेट होता था बजट डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन आफ्टर 1964 ये डिसाइड हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले लेके आओ जिससे कि बजट का कंटेक्स्ट मिल जाए कि बजट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वही यहां पे चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इसमें और तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो अपने को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, प्रीवियस 12 मंथ का जो है ना डेटा होता है कि हमारी सरकार ने कैसा काम किया है, कैसी इकोनॉमी चल रही है, क्या है वो है, ये सारी चीजें हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक सर्वे पे हम आ जाते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे वाला जो पूरा कंटेक्स्ट है इस बार का, क्या इकोनॉमिक सर्वे में चीजें आई हैं। तो जैसे कि आपको पता है
31 जैन को जो है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो एक जॉइंट सेशन संबोधित करती हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बात को भी कोट किया था कि ये वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वुमेन प्रेसिडेंट है। तो उनके द्वारा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो संबोधित किया गया था। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं, स्पीकर साहब भी हैं, और उसके बाद जो है सेशन सारा शुरू हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में टेबल किया था, ठीक है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, नागेश्वरन, वी अनंथा नागेश्वरम, तो इनके द्वारा जो है फिर इसको सबके सामने रखा गया था। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको लाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं उनके द्वारा इसको सबके सामने पेश किया जाता है, ठीक है। एनुअल डॉक्यूमेंट है हमारे देश का, जो प्रीवियस ईयर की इकोनॉमी है उसका आउटलुक देता है। फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट एवरी ईयर अहेड ऑफ यूनियन बजट, और पूरा प्रोस्पेक्टस क्रिएट करके देता है कि भाई इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करने वाली है। अब ये जो है ना, ये सारे चैप्टर हैं इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के। अब हमको ये एक चैप्टर तो पढ़ना नहीं है अपने एग्जाम में, एक एक चीज तो आपको वो करना नहीं है कि रिसर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे पे कि क्या आया है, हमें उस पर थेसिस लिखनी है, पीएचडी करनी है। हमारे लिए तो इस महीने में जैसे 200 करंट अफेयर के टॉपिक होंगे, उसमें से एक बजट है, एक इकोनॉमिक सर्वे, तो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। वही मैं आपके लिए करने वाला हूँ कि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाए। देखो इस बार जब इकोनॉमिक सर्वे आया ना, तो एक चीज पे गवर्नमेंट ने बहुत कोट किया, वो ये किया कि भाई इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, बहुत अनसर्टेन टाइम्स पे आया है। हम इस चीज को ध्यान में रख के इस बात को समझे इकोनॉमिक सर्वे को, कि अभी जो बजट आया है ना, ये बहुत अनसर्टेन टाइम पे आया है। क्या अनसर्टेन है? रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है। आपके पड़ोसी देश देख लो, म्यांमार में क्राइसिस चल रही है, बांग्लादेश में गरीबी, इन्फ्लेशन वहां भी अच्छा खासा हो रहा है, श्रीलंका की तो इकोनॉमी ही डामाडोल है, पाकिस्तान की भी हम जानते हैं इन्फ्लेशन 30% तक जा रहा है। तो बहुत अनसर्टेन टाइम्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, ये हमारी गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सर्वे जो है कहने की कोशिश करता है। प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे जो हैं वो हमारे आए थे, ठीक है। 2020 से 21 वाला जो है वो वी शेप की बात करता था। वी शेप मतलब कि कोविड के वजह से जो इकोनॉमी डाउन हुई थी फिर वो राइज हो रही है, तो इस बार उसको बताया गया है कि प्रॉपर्ली बढ़ गई है, ठीक है। पहला चैप्टर जो है वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक 2022 से 23 रिकवरी कंप्लीट, जो मैंने आपको बोला ना कि ये वी शेप आ रहा था, तो वही कह रहे हैं कि रिकवरी जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 7% के आसपास से ग्रो कर सकती है, और ये भी बोला है कि FY24 के लिए इंडिया की जीडीपी जो है वो 6.6 से लेके 6.8% तक ग्रो करेगी, ठीक है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरऑल, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। पीपीपी की फुल फॉर्म बताओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 3 मेजर शॉक्स हैं अभी पूरे विश्व में इकोनॉमी के लिए, कोविड-19, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और इन सब के वजह से जो है ना बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए जब क्या हुआ ना, आपने कहा कि सर, आप बोलोगे सर आपने 3 मेजर शॉक बताए कि इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए, लेकिन आपने अभी 2 ही बोला, कोविड-19, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इनके वजह से क्या हुआ कि हर देश के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और फिर क्या हुआ, जो चीज़ें जो हो गई ना वो महंगाई बढ़ने लगी, तो वो चीज़ आप नहीं मिस कर सकते हैं। तो उन सब से इंडिया ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया, ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भारत के ऊपर इतना पड़ने नहीं दिया गया, हमारी आरबीआई जो है और गवर्नमेंट के प्रयासों के द्वारा। इसके बाद देखिए अगर आप वर्ल्ड का ग्रोथ देखें और इंडिया का ग्रोथ देखें तो आपको अंतर समझ में आएगा। देखो जैसे कि वर्ल्ड का अगर आप ओवरऑल देखो तो 2022 में इन्होंने 3.2% से ग्रो किया था, और अभी जो है पूरा वर्ल्ड एवरेज देखो तो 2.7 से करेगा, मतलब और कम हो जाएगा। आप यूएस का देख लो, 2022 में 1.6 था, इस बार 1 ही करेगा, तो सबका थोड़ा थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। इंडिया का आप देखो इतना कम नहीं हुआ है, 6.8% से था, अभी 6.1% है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपेरेटिवली टू द ऑल द नेशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उनकी इकोनॉमी से, ठीक है। चलिए फिर देखिए रीजन बताया गया है कि भाई क्यों पूरे वर्ल्ड ने इतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया या सबकी इकोनॉमी जो है थोड़ी डामाडोल रही है। तो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, देखो चाइना पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, और सभी
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो भी चीज़ें ना, वो बहुत ज़्यादा उन पे पार्ट्स पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी क्या थी कि भाई कहीं पे भी कोविड होगा तो सब कुछ बंद कर देते थे, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उस वजह से ये देखने को मिला कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसकी वजह से पूरे विश्व के बाकी देशों की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डामाडोल रही। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है पता है ना, कि आपके पास फॉरेन करेंसीज कितनी है। तो रुपी में कम अंडर प्रेशर इफ करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब ये कि सरकार जो है ज़्यादा सामान अपने यहाँ पे ले रही है, इंपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। इंपोर्ट मतलब खरीदना, तो जब सरकार खरीदेगी बाहरी कंट्री से तो डॉलर देगी, और जब हम बेचेंगे तो हमें डॉलर मिलेगा। तो वो वाली चीज़ है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा तब रुपये को दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बट ये कि अभी तक हमारे पास इतना मतलब इतना फॉरेक्स रिजर्व है सरकार के पास कि चीज़ें जो हैं वो बेटर मैनेज करी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुझे जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, मैं आप लोगों तक अभी इस सेशन को कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, इतना हमने जाना, अब हम आगे देखते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल, सारी चीज़ें हैं ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यार कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं भारत में, सारी समस्याओं के बाद कोविड के बावजूद भी इकोनॉमिक सर्वे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारे देश का, वो भाई एक ही मतलब उसको इम्पैक्ट नहीं हुआ इतना कोविड का, वो ग्रोथ जैसा कर रहा था उसी पे था। इसके बाद सर्विस सेक्टर काफ़ी कम हुआ था बट अब उठ चुका है, और इंडस्ट्री सेक्शन भी कम हुआ था पर ये भी अब ऊपर उठ चुका है। इसके बाद इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय वेरियस एजेंसीज फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज देखोगे तो 6.9% की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा बड़ा है। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपेक्स का मतलब है कि सरकार जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च कर रही है। सरकार जो है जैसे कहीं पे रोड बना रही है, कहीं पे हाईवे बना रही है, तो ये सब कैपेक्स का टाइप है, कैपेक्स का प्रकार है। इससे फायदा क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है ना, सरकार अगर कहीं पे रोड बना रही है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो वहां पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, पहली चीज। दूसरा, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। फैक्टर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फैक्टर ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो आप लोग ये भी सोचोगे क्या ये सब याद करना है क्या, तो देखो याद मत करो, कुछ चीजें समझ लो, जो आगे का स्टैटिक पार्ट बताया था या कुछ और ऐसे जो स्कीम कुछ होती हैं वो याद कर लो। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का मिक्स करके आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने समझाया, प्राइवेट कंजम्पशन, क्रेडिट ग्रोथ टू स्मॉल बिजनेस, स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू सिटीज। देखो कोविड के दौरान क्या हुआ था, माइग्रेंट वर्कर जो है वो अपने अपने विलेज में चले गए थे, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अब वो वापस लौट रहे हैं सिटीज की तरफ, और उससे क्या फायदा होगा, उससे सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती होंगी उसके लिए लेबर फिर से मिलने लग गई होगी। फिर देखिए यहाँ पे ना इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत बड़ा मतलब कंपैरिजन किया गया, एक एस्पेक्ट बताया गया कि भाई देखो देयर इज सिमिलरिटीज बिटवीन 1998 से 2002 और 2014 से लेके 2022। क्या सिमिलरिटीज हैं, 1998 के दौरान जो है ना हमने पोखरण वाला टेस्ट किया था जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं, वो के वजह से हमको काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी प्रॉब्लम्स और भी थी, ड्रॉट्स आ गई थी सक्सेसिवली, यूएस का रिसेशन चला था 9/11 के बाद, पता ही होगा आपको, वहां पे स्टॉक्स की बहुत शेयर मार्केट का बहुत हालत डाउन हो गई थी, तो उसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत अच्छी रिकवरी करी। और अभी क्या हुआ, अभी देखो कोविड, रशिया यूक्रेन। आप कहोगे सर रशिया यूक्रेन से क्या दिक्कत है, भाई रशिया यूक्रेन से तो पूरी महंगाई बढ़ रही है, सारा डीजल पेट्रोल सब चीज महंगी हो रही है, आपको पता ही है। तो रशिया यूक्रेन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अभी भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन तब भी हमारी देश ने बहुत अच्छे से चीजें करी। जैसे कि और इसमें कंपैरिजन दिया गया है
कि जब 1998 में चीजें हुई थी तो क्या क्या आया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन किया गया था, एसेट रिकवरी फ्रॉम बैंक्स किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे। अभी भी ऐसा ही कुछ कुछ किया गया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, वैक्सीन करा दी है और बहुत सारी चीजें, लोगों को पैसा दे दिया है, सरकारी स्कीम्स चला दी हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सरकार बताने की कोशिश कर रही है। इसके बाद देखिए बात आ रही है फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट मतलब रेवेन्यू जो है सरकार का वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, मतलब सरकार कमा कम रही है, खर्च ज्यादा कर रही है। तो देखिए 2019 से 20 4.7% था, 2020 से 21 9.2% था, 2021 से 22 6.7% है और 6.4% है। ठीक है, ये प्रोविजनल्स हैं, मतलब स्टार लगे हुए हैं, मतलब ऐसा अनुमानित है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कम तो हो रहा है लेकिन इसको और कम करने की कोशिश करेंगे और जरूरी है फिस्कल डेफिसिट कम करना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब मैं कमाई यहाँ पे क्लैट पॉइंट से 10 रुपए की करूं और टीचर्स को मैं रख के 40 रुपए देने लग जाऊं तो मैं 30 रुपए के घाटे पे जा रहा हूं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार जो है ना खर्चा ज्यादा करे स्कीम्स एंड सारी चीजों में और सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है। रेवेन्यू कहां से आता है, मैंने आपको बजट में बताया था, कल याद करिए कि सरकार एक रुपया का सरकार कमा रही है तो कहां से कमा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, इंडिया आउट परफॉर्म्ड इट्स पीयर्स इन FY23। देखो क्या कहा जा रहा है कि स्टॉक्स में ना सबकी हालत खराब है, साउथ कोरिया, यूएसए, ब्राजील, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, बट इंडिया जो है ना वो अभी भी बेटर कर रहा है, पॉजिटिव रेट 3.9 से। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा जो चैप्टर है वो बात करता है प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। ठीक, तो मतलब इन्फ्लेशन से डील कर रहा है। तो इन्फ्लेशन में देखिए क्या कहा गया है कि प्राइजेज इन इन्फ्लेशन को बचाने के लिए आरबीआई ने भी बहुत सारे प्रयास किए और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रयास किए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, समझ रहे हो, जैसे जो पार्ले जी आप 5 रुपए खरीद रहे थे आप 15 रुपए खरीद रहे हो, एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इसके लिए सरकार ने काफी सारे प्रयास किया। वो प्रयास क्या क्या है, जैसे कि बोला गया है कि जैसे कुकिंग कोल और पेट्रोल डीजल इन सब पे थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया, कस्टम ड्यूटी कॉटन पे कम कर दिया जिससे कि चीजें महंगी ना हो, वीट का एक्सपोर्ट कम कर दिया। तो सरकार यहाँ पे ये बहुत सारे प्रयास कर रही थी जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा बढ़े ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, चलिए, और ये ध्यान रखना है इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 23 कहलाएगा, ना कि 23 से 24। मैंने आपको बताया ना कि प्रीवियस ईयर का हम डेटा लेके चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या किया है। इसके बाद देखो ये बहुत बड़ी चीज थी कि इस बार ना एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर वो किया गया है, चैप्टर 7। क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई फलाने चैप्टर में बताओ कौन से चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे के एनवायरनमेंट से डील करता था, या इस तरीके की चीजें तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करी गई है। चैप्टर 7 के अंदर ये बोला गया है कि इंडिया ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और लाइफ के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ बोला था पहले, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मोदी जी का इसका कहने का मतलब क्या था कि भाई सरकार के प्रयास से तो एनवायरनमेंट बचेगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंडिविजुअल के प्रयास से बचेगा, कि इंडिविजुअल जो है आप और हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसी लाइफ स्टाइल बनाओ कि आप अपना जीवन भी जियो, आप आगे भी बढ़ो, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखो कि सरकार सब कुछ नहीं करेगी, सरकार एक लिमिटेड प्रयास कर सकती है। इन दी एंड ये आपके ऊपर भी है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी बंद कर दो जब गाड़ी नहीं चल रही, क्यों खड़ी करके चला रखी है। तो ऐसे मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या था। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क और बहुत सारी स्कीम सरकार ने इसमें चलाई है। सरकार ने यह भी बोला है कि यार देखो हम तो इतना पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में एक बात यह भी कही गई है कि वी डू नॉट डू पॉल्यूशन लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। स्टिल इंडिया जो है अपने टारगेट्स लेके चल रही है और हम उस पर काम करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि पीएम किसान स्कीम के बारे में कहा है, पीएम फसल बीमा योजना के बारे में कहा गया है। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना डिटेल में स्कीम्स को। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली है कि हमने प्रयास किए हैं किसानों की हालत को बेटर करने के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बन सकता है इकोनॉमिक सर्वे से कि टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट्स इस साल के कौन रहे हैं। तो WHO का अगर मामला
WHO है या WTO है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, चेक कर लेना, ये मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग जो है ना, इंडिया जो है इसको सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है वर्ल्ड में। गलत बोल रहा था यार, वर्ल्ड बैंक है। कहां से मैं भी यार हेल्थ पे कहां चला गया, ये तो ब्लंडर थी यार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलेगी ये, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भाई इंडिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस रहा है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे नागरिक जो बाहर हैं वो वहां से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो इस पैसे की बात को रेमिटेंस कहा जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेके आया है। उसके बाद आप देख सकते हो मैक्सिको लेके आया है, फिर चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अभी एक सेकंड आप मुझे एक्चुअली लाइट चली गई है ना, तो वो इन्वर्टर सेट कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेमिटेंस में अगर टॉप 3 हम देख लें तो इंडिया, मैक्सिको, चाइना, ये 3 कंट्रीज हैं जो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और इसमें आप चाहें तो बाकी भी पढ़ सकते हैं, बट इतना कोई यूजफुल नहीं है। लास्ट में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो आप कर सकते हैं। अमोंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 years, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगला है कि अमोंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आप लोग इसका जवाब बेटर तरीके से दें। थोड़ा सोच लीजिएगा, नहीं भी पता हो तो गूगल करके कर लेना और अपने नोट्स में इनको नोट डाउन कर लेना। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। काफी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स थे, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। इकोनॉमिक सर्वे बजट पे अगर पैराग्राफ आएगा, यहाँ से दोनों वीडियोस मिला के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जो मंथली मैगजीन आएगी हमारी राइज, वहां से भी मिला लेना। जस्ट इन केस 1-2 पॉइंट छूट गए होंगे तो वो वहां से अपने नोट्स में डाल लेना। तो I hope you have liked the video. Don't forget to like, share, subscribe our channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।